चैप्टर 14 टेम्पटेशन शुरू होता है डेथ नोट की उस डरावनी दुनिया में। अंधेरा पूरे फ्रेम को भर देता है और वो हल्की सी डिम लाइट के नीचे अकेली खड़ी है। उसका प्रेजेंस शांत है लेकिन अंदर से खतरनाक तरीके से कंपोज्ड। उसकी आंखें नीचे झुकी हुई है, सामने हो रहे एक सिंपल एक्ट पर फोकस्ड, लेकिन उसके आसपास की खामोशी भारी लगती है, जैसे सतह के नीचे कुछ बहुत बड़ा चल रहा हो। उसकी हर हरकत में कोई हेजिटेशन नहीं है, बस एक शांत कॉन्फिडेंस है, जैसे उसे पहले से ही कॉन्सिक्वेंसेस पता है। फिर भी वो आगे बढ़ने का फैसला कर चुकी है। हवा ठहरी हुई लगती है, ऑलमोस्ट सफोकेटिंग, जैसे टेम्पटेशन शब्दों से नहीं बल्कि उसके एक्शन से, उसके रिजॉल्व से और उस रास्ते से आकार ले रहा है जिस पर वो चलने वाली है। यहीं से चॉइसेस धुंधली होने लगती है और कॉन्सिक्वेंसेस अपना रूप लेना शुरू करते हैं। वापस स्वागत है इस कहानी में। आइए चैप्टर 14 टेम्पटेशन में 7 कदम रखते हैं। कमरा शांत है, फोकस से भरा हुआ, जैसे टास्क फोर्स टेबल के आसपास इकट्ठा हुआ है। एल कुर्सी पर अपने आप में सिमटा हुआ बैठा है, आंखें नीचे हैं, लेकिन हर चीज को गहराई से महसूस कर रहा है, जबकि सोइचिरो यागामी और बाकी ऑफिसर्स उसे ध्यान से देख रहे हैं। वतारी पीछे खामोशी से खड़ा सब ऑब्जर्व कर रहा है। एल बिना ऊपर देखे बोलता है, उसकी आवाज शांत है लेकिन बिल्कुल सटीक। तो जब भी तुम्हें किसी को अपना नाम बताना पड़े, इन फेक आईडीज का इस्तेमाल करना। ये बात सबके ऊपर ठहर जाती है। टूटा मत्सुदा हल्का सा सिर हिलाता है। ठीक है, एल की पोस्चर नहीं बदलती, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी शार्पनेस आ जाती है। लेकिन ध्यान रखना, एनपीए के अंदर गलती से इन्हें मत निकाल देना। ये सुनकर कैंजो मोगी और शुइची आइजावा एक दूसरे की तरफ तनाव भरी नजर से देखते हैं। स्थिति की सीरियसनेस साफ दिखने लगती है। ये परेशानी पैदा कर सकता है। थोड़ी देर की खामोशी के बाद सोइचिरो यागामी मजबूती से जवाब देता है, समझ गया। कमरे का माहौल भारी हो जाता है। जैसे ही वो केस खोलता है, उसकी हर हरकत बिल्कुल प्रेसाइज और कंट्रोल्ड है। उसकी आवाज फिर खामोशी को तोड़ती है। ओह, और वो एक बेल्ट उठाता है और आगे रखता है, जैसे ये कोई साधारण चीज नहीं है। कृपया इन बेल्ट्स को हमेशा पहने रखें। ये साधारण ऑब्जेक्ट अब अजीब सा भारी महसूस होता है। सब थोड़ा आगे झुकते हैं। क्यूरियोसिटी अब अनीस में बदल रही है। वतारी बिना एक्सप्रेशन बदले बोलता है, ये रियुस्की को बताएगा कि तुम कहाँ हो। इस बकल के अंदर ट्रांसमीटर लगा हुआ है। ये सुनते ही सबके चेहरे बदल जाते हैं। कंफ्यूजन साफ दिखता है। बेल्ट्स। वतारी शांत रहते हुए बकल को पास लाता है और समझाता है, और वो बकल को दबाता है। अगर तुम इसे 2 बार जोर से दबाओ। उसके पूरा बोलने से पहले ही वो अपना फोन हल्का सा उठाता है। मेरा सेल फोन बजेगा। बीप बीप बीप। हल्की इलेक्ट्रॉनिक आवाज कमरे में गूंजती है और उसी पल बेल्ट्स का असली मकसद साफ हो जाता है। कंट्रोल, सर्वेलेंस और पूरी सर्टेनिटी। माहौल अभी भी कंट्रोल्ड है, ऑलमोस्ट क्लिनिकल जैसा। वतारी पीट करके खड़ा है, उसकी अथॉरिटी बिल्कुल स्टेडी है। फिर मैं तुरंत तुम्हें कॉल करूंगा। उसकी आवाज में कोई डाउट नहीं है। जैसा हमेशा करते हो, हर सुबह एनपीए के टास्क फोर्स ऑफिस में चेक इन करना। फिर इस मेथड से तुम्हें रियुस्की का होटल और रूम नंबर मिल जाएगा। इमरजेंसी में भी इसे यूज कर सकते हो। हर कदम अब कैलकुलेटेड है। ये कोई सामान्य इन्वेस्टिगेशन नहीं है। टूटा मत्सुदा बेल्ट पकड़कर एक्साइटेड हो जाता है। वहां ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई टॉप सीक्रेट स्क्वाड है जो किरा के पीछे भेजी गई है। तभी एक तेज आवाज आती है, मत्सुदा, बेकार की बात मत करो, हम यहाँ मजाक नहीं कर रहे। माहौल तुरंत फिर से सीरियस हो जाता है। मत्सुदा थोड़ा सिमट जाता है। जी सर। उधर एल अपनी यूजुअल रिलैक्स्ड पोस्चर में बैठा है, लेकिन उसकी नजरें तेज है। एक और बात, अभी एनपीए के टास्क फोर्स ऑफिस में कोई नहीं है, ये ठीक नहीं है। कमरा फिर शांत हो जाता है। बारी बारी से जाओ ताकि हमेशा कोई न कोई वहां रहे। शुइची आइजावा तुरंत आगे बढ़ता है। आज तुम जाओ, हम ऐसा ही करेंगे। जी सर, मैं 5 मिनट में वहां पहुंच सकता हूं। बिना किसी देरी के प्लान शुरू हो जाता है। अब हर मूवमेंट में पर्पस है। किरा की तलाश और भी टाइट हो जाती है।
ठंडी शांत सड़कों पर बाहर हवा और भी भारी लगती है। लाइट यागामी नाओमी मिसोरा के साथ चल रहा है। उसका चेहरा शांत है, लेकिन समझ से बाहर उसके पीछे ryuk अजीब सी मुस्कान के साथ सब देख रहा है। लाइट के दिमाग में थॉट्स और भी ठंडे और प्रेसाइज हो जाते हैं। अगर वो टास्क फोर्स ऑफिस में वापस पहुंचने पर कोई मौजूद हुआ तो किरा खत्म हो जाएगा। उसकी नजर हल्की सी बदलती है, हर सेकंड हर पॉसिबिलिटी को कैलकुलेट करते हुए। मुझे इसका असली नाम पता करना होगा और खत्म करना होगा। 3 मिनट से भी कम समय बचा है। अंदर प्रेशर बढ़ रहा है। उसका कंपोजर बस किसी तरह बना हुआ है। मेरे पास समय खत्म हो रहा है, मुझे कुछ करना होगा। उसके कदम एक पल के लिए धीमे होते हैं, फिर वो उसकी तरफ मुड़ता है। वो रुकती है और उसकी तरफ देखती है। हाँ, उनके बीच की दूरी बहुत पतली और फ्रेजाइल लगती है, जैसे एक गलत कदम सब खत्म कर देगा। लाइट शांति से नाओमी मिसोरा के सामने खड़ा है। उसकी आवाज कंट्रोल्ड है। मुझे तुम्हें बताना चाहिए कि तुम सीधे टास्क फोर्स के किसी मेंबर से बात नहीं कर सकती। नाओमी की आंखें हल्की सी चौड़ी हो जाती है। क्या? लाइट की स्टेडी नजर के पीछे उसके थॉट्स और भी शार्प हो जाते हैं। हर वर्ड और हर पॉज को वो बहुत प्रिसाइज तरीके से कैलकुलेट कर रहा है। मुझे बस बात करते रहना है। ये पूरी तरह नेचुरल लगना चाहिए और उसे इंटरेस्ट बना रहना चाहिए। और इसी बीच मुझे एक मौका निकालना होगा ताकि मैं उसका नाम जान सकूं। उसके अंदर एक शांत कॉन्फिडेंस बैठ जाता है। मुझे पूरा यकीन है मैं ये कर सकता हूं। बिना रुके वो आगे बढ़ता है और उसकी अटेंशन को गाइड करता है। क्या तुम्हें अजीब नहीं लगा कि टास्क फोर्स ऑफिस में कोई नहीं था? नाओमी थोड़ी रुकती है। उसे पहले की अनईजीनेस याद आती है। हाँ, मुझे ये अजीब लगा था। लाइट उसी डाउट को पकड़ लेता है। उसकी आवाज फर्म है, लेकिन रियश्योरिंग भी, जैसे वो कोई इंपॉर्टेंट बात बता रहा हो। किरा इन्वेस्टिगेशन टास्क फोर्स अब एक नया सिस्टम यूज कर रही है ताकि उसके मेंबर्स सीक्रेट रहें। नाओमी के चेहरे पर हल्की सी समझ की झलक आती है। लाइट आगे बोलता है। अब उसके शब्दों में हल्का सा वेट है, जैसे वो याद और डर दोनों को जगा रहा हो। अगर इस केस के डिटेक्टिव्स किसी भी आने जाने वाले इंसान से मिलते रहेंगे तो जो तुम्हारे फियांसे के साथ हुआ वो फिर से हो सकता है। हवा और भारी हो जाती है। नाओमी का एक्सप्रेशन नरम पड़ता है। उसका रेजिस्टेंस धीरे धीरे खत्म होता है। तुम सही कह रहे हो। भीड़ भरी सड़क पर लाइट यागामी शांत खड़ा है। नाओमी मिसोरा के सामने उसकी आवाज काम और कैलकुलेटेड है। इसीलिए तुम्हें बताया गया कि वहां कोई नहीं है और हर बार जब तुम जाओगी तुम्हें यही बताया जाएगा। नाओमी चुप रहती है। उसकी तेज नजरें लाइट को पढ़ने की कोशिश कर रही है, जैसे उसे कुछ और महसूस हो रहा हो। लाइट के पीछे ryuk झुककर मुस्कुरा रहा है, जैसे हर पल का मजा ले रहा हो। ह्यूक ये अच्छा है लाइट, तुम तो बड़े स्मूथ टॉकर हो। लाइट के चेहरे पर एक पल के लिए टेंशन आता है। उसके थॉट्स सीधे निकलते हैं। मैं इसका नाम पता करने की कोशिश कर रहा हूं। ryuk तो चुप रहो। उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आती है। नाओमी थोड़ा आगे बढ़ती है। उसकी आवाज स्टेडी है, लेकिन सवाल गहरा है। तुम्हें इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में इतना कैसे पता है? लाइट उसकी तरफ देखता है, बाहर से शांत लेकिन अंदर से घिरा हुआ। खैर, एक शांत रिजॉल्व बनता है। ठीक है, शायद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हवा में एक खामोश टेंशन लटक रही है। लाइट यागामी मजबूती से खड़ा है। उसकी आवाज काम है, लेकिन अंदर एक वेट छिपा हुआ है। ryuk पीछे खामोशी से देख रहा है, क्योंकि मैं खुद टास्क फोर्स का मेंबर हूं। ये सुनते ही नाओमी तुरंत रिएक्ट करती है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है। क्या तुम टास्क फोर्स के मेंबर हो? हाँ, लाइट बिना रुके जवाब देता है। उसका कंपोजर बिल्कुल इंटैक्ट है। ये इन्वेस्टिगेशन एल लीड कर रहा है। हम मुझे भी ऐसा ही लगा। माहौल थोड़ा सेटल होता है, लेकिन पूरी तरह नहीं। जैसे जैसे वे आगे चलते हैं बात और गहरी होती जाती है। टास्क फोर्स ने बहुत से मेंबर्स खो दिए हैं। डिटेक्टिव्स डर के कारण केस छोड़ रहे हैं और एल को लगा कि उसके पास लोग कम पड़ रहे हैं। लाइट का एक्सप्रेशन थोड़ा सख्त होता है। ये सच है कि मैं अभी हाई स्कूल में हूं, लेकिन मैंने पहले भी एनपीए के 2 केसेस सॉल्व करने में मदद की है।
उसकी बातों में एक शांत कॉन्फिडेंस है, हर डिटेल उसकी क्रेडिबिलिटी को स्ट्रॉन्ग बना रही है। इसीलिए एल ने मुझे फ्लेक्सिबल बेसिस पर ज्वाइन करने दिया। जब भी टाइम मिलता है मैं आ जाता हूं। नाओमी उसके साथ चल रही है, ध्यान से सुन रही है, उसका चेहरा काम है, लेकिन दिमाग अंदर से काम कर रहा है। आज की टास्क फोर्स एक छोटी टीम है, भरोसेमंद और हाईली क्वालिफाइड लोगों की। ये एक सिंपल एक्सप्लेनेशन लगती है, लेकिन अंदर कुछ कैलकुलेटेड सा महसूस होता है। टेंशन अभी भी बनी हुई है। लाइट यागामी ध्यान से सुन रहा है, उसकी तेज नजरें नाओमी मिसोरा पर टिकी है। रियुक पीछे खामोशी से देख रहा है, और हम सबको एल ने खुद चूज किया है। नाओमी की नजर स्टेडी रहती है, वो आगे बोलती है, उसकी आवाज काम है, जैसे हर वर्ड को तौल रही हो। तो तुमसे बात करके मैं टास्क फोर्स के मेंबर से बात कर रही हूँ, और ये एल से सीधे बात करने जैसा ही है। लाइट ये सुनकर थोड़ा स्टिफ होता है। अगर मेरी बात एल तक पहुंच जाएगी तो मुझे बस वही चाहिए। ये मेरे लिए काफी है। एक पल के लिए लगता है बात खत्म हो गई, लेकिन नाओमी का रिजॉल्व नहीं बदलता। नहीं, ये काफी नहीं है। लाइट के अंदर अर्जेंसी दिखने लगती है। मुझे अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पता। हवा एकदम भारी हो जाती है। नाओमी थोड़ा मुड़ती है, उसकी आवाज स्टेडी है। मैं 2 साल पहले एल के साथ काम कर चुकी हूँ। वो यूदिस का केस था। वो सिर्फ कंप्यूटर के थ्रू बात करता था। उसकी आवाज में एक शांत कॉन्फिडेंस है जो एक्सपीरियंस से आया है, लेकिन उस एक्सपीरियंस से मुझे पता है कि मैं उस पर पूरा भरोसा कर सकती हूँ, और वो कोई भी क्राइम सॉल्व कर सकता है। लाइट की आंखें थोड़ी चौड़ी हो जाती है। तुमने एल के साथ काम किया है। ये बात हवा में ठहर जाती है। रियुक चुपचाप देख रहा है, जैसे बैलेंस बदल रहा हो। नाओमी बिना हिचकिचाहट के सामने खड़ी है। हाँ, मैं 3 महीने पहले तक FBI एजेंट थी। एक पल के लिए लाइट यागामी स्टिफ हो जाता है। उसकी आंखों में एक तेज चमक आती है। बस यही है, मैं इसे यूज कर सकता हूं। अगले ही पल उसका चेहरा फिर से पोलाइट हो जाता है। उसकी आवाज स्मूथ है। तुम FBI एजेंट थी तभी तो तुम्हारे एक्शंस और किरा को पकड़ने का डिटर्मिनेशन इतना प्रोफेशनल लगा। मैं तुम्हारी शार्प एनालिसिस से बहुत इम्प्रेस था, और तुम्हारी कॉशन भी। नाओमी की नजर थोड़ी नीचे जाती है, लेकिन वो अभी भी कंपोज्ड है। इस केस में मैंने डिसाइड किया था कि पुलिस और टास्क फोर्स पर भरोसा करना डेंजरस हो सकता है, लेकिन वो फिर से उसकी तरफ देखती है। मुझे एल पर पूरा भरोसा है। दूर शहर की खामोशी के बीच वो आगे बोलती है। मुझे लगा अगर मैं टास्क फोर्स ऑफिस जाऊं और अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करवा दूं तो शायद मुझे एल से सीधे बात करने देंगे। लाइट बिना कुछ बोले सुनता है। उसका चेहरा काम है, लेकिन अंदर उसका दिमाग लगातार काम कर रहा है। ठंडी हवा उनके बीच से गुजरती है। दोनों कुछ पल के लिए चुप चलते हैं। मैं समझ गया। उनके कदमों की हल्की आवाज गूंजती है। लाइट की आंखें थोड़ी सिकुड़ती है। लेकिन फिर तुमने वो बात मुझे क्यों बताई जो सिर्फ एल को बतानी चाहिए थी? नाओमी फाइनली बोलती है। उसकी आवाज काम है, लेकिन उसकी नजर शार्प है। मुझे गुस्सा आया कि उन्होंने मुझे अंदर नहीं जाने दिया, और तभी एक इंसान आया जो खुद को टास्क फोर्स चीफ का बेटा बता रहा था। और वो इंसान। लाइट ध्यान से सुन रहा है। नाओमी की आवाज थॉटफुल हो जाती है। मुझे एल की याद दिला गया। मुझे लगता है तुम और वो कहीं न कहीं सिमिलर हो। उनके बीच फिर से खामोशी फैल जाती है। लाइट चुप रहता है। उसका चेहरा शांत है, लेकिन अंदर उसके थॉट्स टाइट हो रहे हैं। हल्की बर्फ गिर रही है। लाइट यागामी अपनी नजर नीचे करता है। उसकी आंखों में रिजॉल्व साफ दिखता है। हेजिटेशन खत्म हो चुका है। क्या तुम इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना चाहोगी? ये सुनते ही नाओमी मिसोरा रुक जाती है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है। क्या? लाइट हल्का सा उसकी तरफ मुड़ता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तुम टास्क फोर्स ज्वाइन क्यों नहीं कर लेती? अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम सीधे एल के साथ काम कर सकती हो। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम खुद किरा को न्याय तक पहुंचा सकती हो। नाओमी उसे देखती रहती है। उसका एक्सप्रेशन बदल रहा है। उसके शब्दों का असर धीरे धीरे बैठ रहा है। आसपास गिरती हुई बर्फ खामोश है, लेकिन उनके बीच का टेंशन हर सेकंड के साथ और भारी होता जा रहा है।
ऊंची इमारतों के बीच बर्फ धीरे धीरे गिर रही है। नाओमी मिसोरा शांत लेकिन ग्राउंडेड आवाज में बोलती है, मुझे टास्क फोर्स में शामिल होने का मौका मेरे पिता की रेकमेंडेशन से मिला था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने पहले कुछ केसेस सॉल्व करने में मदद की थी। यही दिखाता है कि उनके पास लोगों की कितनी कमी है, लेकिन वे किसी को भी नहीं ले सकते। लाइट यागामी बिना रोके ध्यान से सुन रहा है। उसका एक्सप्रेशन स्टेडी है, जैसे वो पहले से ही अगला कदम सोच चुका हो। तुम बिल्कुल वही इंसान हो जिसकी हमें जरूरत है, सिर्फ इंफॉर्मेशन देने पर क्यों रुकना। तुम्हारा FBI एजेंट वाला बैकग्राउंड तुम्हें परफेक्ट बनाता है और तुम पहले एल के साथ काम भी कर चुकी हो। वो पहले से तुम पर भरोसा करता है। नाओमी की आंखें हल्की सी बदलती है। वो हर वर्ड को प्रोसेस कर रही है, लेकिन अभी भी सतर्क है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तुम्हें बस अपनी आइडेंटिटी का प्रूफ चाहिए, किसी मौजूदा टास्क फोर्स मेंबर की रेकमेंडेशन और एल की परमिशन। लाइट थोड़ा आगे झुकता है, कॉन्फिडेंस के साथ उसका हाथ अभी भी आगे बढ़ा हुआ है। ये किसी तरह की फेट ही है कि आज हम ऐसे मिले। मैं तुम्हें टास्क फोर्स ज्वाइन करने के लिए रेकमेंडेशन दूंगा। पीछे र्यूक टेढ़ी मुस्कान के साथ सब देख रहा है। ह्यूक ह्यूक ह्यूक, ये कमाल है लाइट। इंसानी लड़कियां हमेशा फेट वाले शब्द पर फंस जाती है। तुम तो सेल्समैनशिप के भगवान भी बन सकते हो। नाओमी चुप रहती है। बर्फ धीरे गिर रही है। नाओमी मिसोरा लाइट यागामी के साथ चल रही है। उसकी आवाज हल्की है, थोड़ा सा हिली हुई। ओ माफ करना, मैं थोड़ा ज्यादा बहक गई। बिल्कुल नहीं, लाइट शांत जवाब देता है और बात को कंट्रोल में रखता है। अगर तुम मेरी तरह फ्लेक्सिबल बेसिस पर भी जुड़ो तो भी मुझे पता है तुम्हारी और भी कमिटमेंट होंगी, और लगता है तुम यूनाइटेड स्टेट्स में रहती हो। नाओमी अपनी नजर नीचे करती है। उसका कंपोजर थोड़ा टूटता है। मुझे इस स्प्रिंग में वहां परमानेंटली शिफ्ट होना था हमारी शादी के बाद, लेकिन अब जब मेरे फियांसे की मौत हो गई है, अभी मुझे सच में नहीं पता मैं क्या करूंगी। कुछ पल की खामोशी आती है जो पर्सनल और भारी है। लाइट ध्यान से देख रहा है हर डिटेल। बहुत बढ़िया, हम सही दिशा में जा रहे हैं। अब थोड़ा और पीछे हटना है, लेकिन तुम अभी भी एक यंग और ब्यूटीफुल वुमन हो, और ये इन्वेस्टिगेशन बहुत डेंजरस है। नाओमी के अंदर कुछ बदलता है। उसका दुख रिजॉल्व में बदल जाता है। नहीं, अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। मैं किरा को पकड़ना चाहती हूं, यही अब मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। उसकी आवाज ठंडी हवा को काटती है, मजबूत और क्लियर। जबकि लाइट यागामी शांत खड़ा है। उसका प्लान बिल्कुल वैसे ही आगे बढ़ रहा है जैसा उसने सोचा था। बर्फ की खामोशी में नाओमी मिसोरा उसकी तरफ देखती है। उसकी आंखों में अब पूरा डिटर्मिनेशन है। कृपया मुझे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने दीजिए। एक पल के लिए सब रुक जाता है, सिर्फ उनकी आंखें बोलती है। नाओमी की आंखों में दृढ़ता है और लाइट की आंखों में कैलकुलेशन। लाइट की नजर हल्की सी सिकुड़ती है, फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है। वो आगे बढ़ता है। उसकी आवाज स्मूथ है। जरूर, क्या तुम मुझे कोई आइडेंटिफिकेशन दिखा सकती हो? नाओमी थोड़ा हिचकिचाती है। उसका पोस्चर थोड़ा टाइट हो जाता है। ओह हाँ, एक पज आता है। कुछ अजीब सा महसूस होता है। दूरी से दोनों बर्फ में आमने सामने खड़े हैं। टेंशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। जो नाम मैंने तुम्हें पहले बताया था, वो मेरा असली नाम नहीं था, मुझे माफ करना। लाइट का चेहरा एक पल के लिए रुक जाता है। क्या? लेकिन तुरंत वो फिर नॉर्मल हो जाता है। कोई बात नहीं। उसके शांत चेहरे के पीछे एक थॉट ठहर जाता है। उसका प्लान धीरे धीरे फिसल रहा है। टेंशन और टाइट हो जाता है। लाइट यागामी और नाओमी मिसोरा की धीमी बातचीत जारी है। असल में ये ठीक ही नहीं बल्कि और अच्छा है। मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए था। तुम मुझसे एक कदम आगे थी। अगर तुम अपना नाम छुपा रही थी तो ये तुम्हारी एलिजिबिलिटी का और भी बड़ा प्रूफ है। एक मेजर्ड पॉज आता है। क्या जापानीज ड्राइवर लाइसेंस चलेगा? हाँ। वो पल ठहर जाता है जब नाओमी अपना आइडेंटिफिकेशन दिखाती है। उसका हाथ स्टेडी है। उसका चेहरा बिल्कुल कंपोज्ड है। नाम साफ लिखा है, नाओमी मिसोरा। लाइट के चेहरे पर हल्का टेंशन आता है। उसके अंदर एक ठंडी सोच उभरती है।
हे भगवान, ये लड़की कितनी सीधी है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये इतनी आसानी से मान गई। वो स्थिति को कैलकुलेट करता है। अगर ये पुलिस के पास चली जाती और टास्क फोर्स की जिद नहीं करती तो किरा पकड़ा जा सकता था, लेकिन अब इसने उसकी जान बचा दी। एक छोटा सा पॉज आता है। ये बहुत क्लोज था। खुले आसमान के नीचे साथ चलते हुए वो कैजुअल टोन में पूछता है, तुम FBI में कब थी? वो बिना रुके जवाब देती है, सितंबर 2001 से अक्टूबर 2003 तक। हवा और ठंडी हो जाती है और बातचीत की जगह खामोशी ले लेती है। चमकते जूते धीरे धीरे पेवमेंट पर चलते हैं। हर कदम मेजर्ड है, जैसे कुछ भी असामान्य नहीं हो रहा। पास ही लाइट यागामी अपनी नजर नीचे करता है। उसका चेहरा कंपोज है। उसका हाथ बिल्कुल प्रिसिशन के साथ चलता है। पेन स्मूथली चल रहा है। जिस सरफेस पर वो लिख रहा है उसमें कोई हेजिटेशन नहीं है, सिर्फ शांत इरादा। कार्ड उसके दूसरे हाथ में स्टेडी है। जो आइडेंटिटी उसे अभी दिखाई गई थी अब वही इस्तेमाल हो रही है। हर डिटेल पहले ही डिसाइड हो चुकी है। पीछे नाओमी मिसोरा खड़ी है, शांत। उसे कोई अंदाजा नहीं कि क्या हो रहा है। एक आदमी काले अम्ब्रेला के नीचे आगे बढ़ जाता है। उसे पीछे हो रही किसी चीज से मतलब नहीं। लाइट बिना ऊपर देखे लिखता रहता है। पूरी तरह फोकस्ड आसपास की दुनिया चलती रहती है, लेकिन कुछ इरिवर्सिबल शुरू हो चुका है। एक हाथ शांति से चलता है, पेन कागज पर फिसलता है और फेट लाइन बाय लाइन लिखी जा रही है। ऊपर नाम लिखा है नाओमी मिसोरा और नीचे ठंडे इंस्ट्रक्शंस। नीचे और भी पेजेस हैं जिन पर अलग अलग नाम लिखे हैं। लाइट के दिमाग में एक थॉट आता है, कितनी परेशानी है उसी औरत के लिए ये सब फिर से लिखना। समय आगे बढ़ता रहता है। आमने सामने खड़े नाओमी मिसोरा उसे ध्यान से देखती है। उसकी आवाज काम है, तुम बार बार अपनी वॉच क्यों देख रहे हो? एक पल के लिए लाइट का कंपोजर बना रहता है, लेकिन उसकी नजर रिस्ट पर जाती है। ओ मेरी वॉच क्यों की? वो पल ठहर जाता है। वॉच का क्लोज व्यू, उसके हैंड्स स्टेडी मूव कर रहे हैं। हर सेकंड साफ दिख रहा है, समय रुक नहीं रहा। लाइट यागामी के होंठों पर हल्की मुस्कान आती है। उसकी आंखें सीधी आगे टिकी है। मैं ही किरा हूं। ये शब्द शांति से गिरते हैं। सामने नाओमी मिसोरा जम जाती है। उसकी आंखें शौक से फैल जाती है। क्या? एक हल्की सांस रुकती है। उसका शरीर स्टिफ हो जाता है। कंफ्यूजन उसके चेहरे पर है। तुम क्या कह रहे हो? लेकिन लाइट हिलता नहीं है। उसका रिस्ट हल्का सा घूमता है। वॉच साफ दिखाई देती है। 1:25। जाओ। और उसी एक पल में समय किसी मेजर जैसा नहीं बल्कि एक ट्रिगर जैसा महसूस होने लगता है। एक अजीब सी खामोशी नाओमी मिसोरा पर छा जाती है। उसका शरीर धीरे से मुड़ने लगता है। उसकी हरकतें असामान्य रूप से शांत है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे कहीं ले जा रही हो। उसका चेहरा खाली और दूर सा हो जाता है। लाइट यागामी उसे ध्यान से देख रहा है। उसका पोस्चर रिलैक्स्ड है। उसकी आवाज स्टेडी और ऑलमोस्ट कैजुअल है। क्या हुआ? नाओमी पीछे नहीं देखती। उसकी आवाज हल्की और फीकी है, जैसे अब वो उसकी अपनी नहीं रही। मुझे कुछ करना है। लाइट हल्का सा अपनी नजर नीचे करता है। उसकी आंखों पर साया पड़ जाता है और उसके शांत चेहरे के पीछे हल्की सी सेटिस्फैक्शन छिपी होती है। लाइट का हाथ धीरे और प्रेसाइज तरीके से हिलता है। उसके हाथ में फोन आ जाता है और एक हल्की सी मूवमेंट के साथ स्नैप, वो खुल जाता है। वो उसे थोड़ा ऊपर उठाता है। उसकी आवाज हल्की और मदद करने वाली लगती है। अरे मेरे पापा का फोन अब चालू हो गया है। क्या तुम उनसे बात नहीं करना चाहती थी? उसका ऑफर हवा में रह जाता है, लेकिन नाओमी बिना रुके आगे बढ़ती रहती है। उसके कदम स्टेडी है। अब उसका कंट्रोल उसके पास नहीं है। नाओमी मिसोरा बिना पीछे देखे आगे बढ़ती रहती है। उसकी चाल स्टेडी है। उसका फिगर धीरे धीरे दूर होता जा रहा है, जैसे कोई अदृश्य आदेश उसे खींच रहा हो। उसकी आवाज शांत और खाली है। नहीं, मुझे उनसे कुछ नहीं कहना। कुछ पल की खामोशी आती है। पास खड़ा लाइट यागामी उसे देख रहा है। उसका चेहरा बिल्कुल अनरीडेबल है। सिर्फ उसकी आंखें बदलती है, ठंडी, फोकस्ड और पूरी तरह श्योर। उसकी आवाज धीमी हो जाती है, लगभग फुसफुसाहट।
अलविदा, नाओमी मिसोरा। ये शब्द खामोशी में ऐसे बैठ जाते हैं जैसे आखिरी फैसला सुना दिया गया हो। उनके बीच की दूरी बढ़ती जाती है। नाओमी आगे चलती रहती है। शहर के बीच उसका छोटा सा सिलुएट दूर होता जाता है। वो एक बार भी पीछे नहीं देखती। लाइट वही खड़ा रहता है बिना हिले। उसके पास रियुक थोड़ा आगे झुकता है। उसके चेहरे पर वही मुस्कान है, जैसे वो इस सब को एंजॉय कर रहा हो। और इसी तरह वो पल खत्म हो जाता है। शांत हमेशा के लिए बदल चुका और पूरी तरह कंप्लीट। अंधेरा पूरी तरह छा जाता है और इंसानों की दुनिया को हटाकर कुछ और ही सामने आ जाता है, जो ज्यादा ठंडा है और बिल्कुल फाइनल सा है। माहौल भारी महसूस होता है, जैसे यहाँ ऐसे रूल्स चल रहे हों जो भावनाओं और सही गलत से परे हैं। आत्महत्या एक वैलिड कारण माना जाता है। इंसान के मरने का आम तौर पर हर इंसान में ये संभावना होती है कि वो आत्महत्या कर सकता है, इसलिए ये कोई अजीब बात नहीं मानी जाती। यही है डेथ नोट के पीछे की खामोश सच्चाई। ये केओस नहीं है, बल्कि एक स्ट्रक्चर है। ये रैंडमनेस नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल प्रिसाइज और कठोर लॉजिक है। जो कुछ अभी हुआ वो कभी भी एक्सीडेंट नहीं था। हर एक्शन, हर वर्ड, हर गुजरता हुआ सेकंड पहले से तय बाउंड्रीज के अंदर था, जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। अगर किसी इंसान की मौत का कारण आत्महत्या या एक्सीडेंट हो, लेकिन उसकी वजह से तय टारगेट से ज्यादा लोगों की मौत होने लगे, तो वो इंसान बस हार्ट अटैक से मर जाएगा, ताकि बाकी लोगों की जिंदगी पर असर न पड़े। यहाँ कोई हेजिटेशन नहीं है, कोई डाउट नहीं है, सिर्फ रूल्स है और उनका इनेविटेबल नतीजा।